तो आज की क्लास के हमारे ये 3 टॉपिक रहेंगे। शुरुआती दौर में हम यूरोपियन यूनियन के बारे में समझेंगे और फिर उसके बाद में अफ्रीकन यूनियन के बारे में और लास्ट में एससीओ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को मेरी आवाज़ है वो अच्छे से क्लियर आ रही होगी। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो देखिए, जिस प्रकार से अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि यूएन है, वो अलग अलग जो आपके स्टेट्स है, कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ग्लोबल लेवल पे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बना हुआ है। वैसे ही जो अलग अलग महाद्वीप है, महाद्वीपों के लिए भी अलग अलग ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो संगठन है वो बने हुए हैं। तो उसी प्रकार से जो यूरोपियन यूनियन है, वो जो आपका यूरोप महाद्वीप है, उस यूरोप महाद्वीप की जो जितने भी कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ के सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए तमाम जो आपके 27 उसमें जो मेंबर है, उन सभी के द्वारा मिलकर के ये यूरोपियन यूनियन है वो बनाया गया है। विशेष तौर से इसका उद्देश्य जो यूरोप महाद्वीप है उसके राजनीतिक, सामाजिक और जो शैक्षणिक डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना इसका मेन मोटिव रहता है। अब इस इमेज में आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा होगा, ये यूरोपियन यूनियन का एक मानचित्र है। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में जो जितने भी तमाम कंट्रीज शामिल है वो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। जैसे कि यूरोप के जो कंट्रीज है, जैसे जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, फ्रांस, इंग्लैंड भी था लेकिन अब वो इससे अलग हो चुका है। तो ये तमाम इसमें जैसे फ्रांस है, आपके जर्मनी है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। ये इस इमेज में आप तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनको देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा ये मिलकर के एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया है यूरोप महाद्वीप में। इसी को यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन हमने समझा है, अब डिटेल से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो मैप है या फिर इमेज है आप देख पा रहे होंगे, इसमें टोटल 27 कंट्रीज है यूरोप महाद्वीप के, वो इसमें शामिल है। ये टोटल जो आप कंट्रीज देख पा रहे होंगे, ये टोटल 27 कंट्रीज है यूरोप महाद्वीप के, जिन्होंने एक साथ आकर के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट के लिए इस यूनियन का गठन किया गया है। अब इसके बारे में डिटेल से हम समझते हैं। तो इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। बेसिकली ये यूरोप महाद्वीप में है, टोटल 27 इसमें कंट्रीज शामिल है। अब इसका कब इसकी स्थापना है वो हुई थी, इसके लिए बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि थी, वो हम समझते हैं। तो देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी 1945 में, उसी टाइम पीरियड में जो आपका यूरोप महाद्वीप है, उस यूरोप महाद्वीप में काफ़ी अशांति देखने को मिल रही थी। क्योंकि निश्चित रूप से जब कोई वॉर होता है तो उसकी समाप्ति के बाद में काफ़ी मात्रा में अशांति देखने को मिलती है। अशांति की वजह से जो डेवलपमेंट था, वहाँ का जो स्ट्रक्चर था, उसको भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए यूरोप महाद्वीप के जो तमाम जो कंट्रीज थे, उन्होंने मिलकर के सोचा कि एक सहयोग के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो जितना युद्ध में नुकसान हुआ है उसके लिए हम सभी यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनको मिलकर के एक संगठन की स्थापना करनी चाहिए। तो उसी कड़ी में वर्ष 1951 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वर्ष 1951 में यूरोपीय कोयला और स्टील संघ की स्थापना की गई थी। ये यूरोपीय कोयला और स्टील संघ है, ये एक प्रकार से यूरोपियन यूनियन के लिए एक नींव के रूप में डाला गया था। पहले इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1951 में यूरोपियन स्टील एवं कोयला संघ की। फिर उसके बाद में इसने अपना काम करना स्टार्ट किया। फिर बात आती है वर्ष 1957 की। फिर जब सेकंड चरण आया तो उनको लगा कि और ज़्यादा सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर वर्ष 1957 में एक रोम संधि हुई थी, रोम स्टैचू, और इसी संधि के तहत
जो आपका स्टील और कोयला वाला जो फोकस था उसको बढ़ा करके आर्थिक समुदाय और यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, ये दो जो महत्वपूर्ण कारक थे वो भी इसमें शामिल कर लिए गए। तो अब फिर ये वर्ष 1957 में एक बहुत बड़ा और संगठन बन चुका था। जो 1951 में बना था उसमें ध्यान दिया गया था आपका स्टील उस पे, और यहाँ पे ध्यान दिया गया है आर्थिक समुदाय, मतलब जो कम्युनिटी है उसके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, और जो परमाणु ऊर्जा है उसके डेवलपमेंट के लिए इस रोम ट्रीटी के द्वारा यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा बनाया गया और इस पे ध्यान दिया गया। फिर वर्ष आगे इसकी ये अपना कंटिन्यू काम करता रहा। फिर एक और चरण आता है जिसमें एक मास्ट्रिक्ट संधि की गई थी वर्ष 1993 में, मास्ट्रिक्ट संधि। फिर वर्ष 1993 में अगले फेज में मास्ट्रिक्ट संधि करके फिर इसका नाम है वो यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ रखा गया था। यूरोपियन संघ, ये जिसको आज के दौर में यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, और अभी इसमें टोटल 27 मेंबर है यूरोप महाद्वीप के ज्यादातर। तो उम्मीद है आप इसके जो डेवलपमेंट का जो फेज है उसको हमने समझा है। सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1951 में एक संगठन बना था, एक ग्रुप बना था छोटे स्तर पर, जिसका मेन उद्देश्य था जो लोहा और स्टील है उसके डेवलपमेंट के लिए। फिर इसके बाद में सेकेंड चरण आया और 1957 में फिर जो आपका कम्युनिटी का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है और जो परमाणु का डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया गया और इस यूनियन को और ज़्यादा बड़ा बनाने पे फोकस किया। फिर उसके बाद में वर्ष 1993 वर्ष 1993 में ये मास्ट्रिक्ट संधि की गई थी और इस संधि के द्वारा इसका नाम है वो चेंज करके यूरोपियन संघ या फिर यूरोपियन यूनियन कर दिया गया है, जिसमें फिलहाल 27 कंट्रीज है वो शामिल है। वो कौन कौन से है? सभी जो 27 कंट्रीज है उनके नाम जानना काफ़ी ज़रूरी नहीं है, किंतु अगर एक ओवरव्यू के रूप में समझा जाए तो उसमें जो फ्रांस है, बुल्गारिया है, ये तमाम कंट्री जो हमने मैप में देखे वो इसमें शामिल है। ब्रिटेन भी पहले इसमें शामिल था, लेकिन अभी ब्रेक्जिट के द्वारा वर्ष 2020 में यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन है वो अलग हो चुका है। अब आगे हम इसके जो इम्पोर्टेंट फेज है उसके बारे में समझते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर और इसके जो फंक्शंस है उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है इसका यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल, वो इसका एक ब्रांच है यूरोपियन यूनियन की। इसमें भी 5 से 6 अलग अलग ब्रांच है, जैसे कि यूएन में थी। ये सभी तमाम ब्रांचेज है वो मिलकर के यूरोपियन यूनियन के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो इसकी पहली ब्रांच है जिसको यूरोपीय परिषद, ये इसके पार्ट है, यूरोपियन काउंसिल के नाम से जाना जाता है। और ये यूरोपियन काउंसिल है वो यूरोपियन यूनियन की सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट, जो पॉलिसी मेकिंग जो संस्था है, जो बॉडी है, वो आपका यूरोपियन काउंसिल ही है। इसमें अलग अलग जो 27 कंट्रीज के जो मेंबर है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो इसमें शामिल होते हैं और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं यूरोपियन काउंसिल। दूसरा है आपका यूरोपीय संसद या फिर यूरोपियन पार्लियामेंट। अब यूरोपीय संसद या फिर यूरोपियन पार्लियामेंट का काम ये रहता है कि इस यूरोपियन यूनियन में जो 27 कंट्रीज है, 27 कंट्रीज, उन अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं वो यहाँ पे इस पार्लियामेंट में, जैसे भारत की पार्लियामेंट में अलग अलग स्टेट के जो आपके लोग हैं वो इलेक्ट होकर के पहुँचते हैं, वैसे ही इस यूरोपियन पार्लियामेंट में यूरोप के जो तमाम कंट्रीज इसमें शामिल हैं, उन कंट्रीज के अलग अलग लीडर्स यहाँ पे चुन करके इलेक्ट होकर के आते हैं और वो यहाँ पे, जैसे कि पार्लियामेंट का काम क्या होता है, कानून बनाने का, बजट पे डिस्कशन करने का, नीतियाँ बनाने का, तो ये काम यहाँ पे
यूरोपियन पार्लियामेंट में होता है। यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग कानून बनाना, बजट को पारित करना, ये तमाम फंक्शन इसके यूरोपियन पार्लियामेंट के होते हैं। तीसरा इसका जो पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, उसका नाम है यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग या फिर इसको यूरोपियन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्वपूर्ण काम ये होता है कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट जितने भी कानून बनाती है, उन कानूनों को, बजट को लागू करने का, जमीनी स्तर पर लागू करने का काम है वो इस यूरोपियन कमीशन का रहता है। जितने भी कानून है उनको लागू करना। अगला नंबर 4 इसका बॉडी है, उसका नाम है यूरोपीय न्यायालय या फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसका काम रहता है कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज के लोग शामिल हैं, उन कंट्रीज के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, बाउंड्री को लेकर के या फिर किसी भी प्रकार की बात को लेकर के कोई भी विवाद हो जाए, उस विवाद के निपटान के लिए ये यूरोपियन यूनियन के तमाम सदस्यों के लिए ये एक कोर्ट के जैसे काम करता है, यूरोपीय न्यायालय या फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन। उम्मीद है नंबर 4 जो इसका जो पार्ट है उसके बारे में आप समझे होंगे। नंबर 5 जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है उसका नाम है यूरोपीय सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये इसका काम रहता है कि यूरोपियन यूनियन में तमाम जितने भी कंट्रीज शामिल हैं, उन कंट्रीज को लोन अवेलेबल करवाना, उन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम करना, और यूरोपियन यूनियन की जो एक मुद्रा है जिसको यूरो के नाम से जाना जाता है, जैसे भारत का रुपया है वैसे ही वहाँ की यूरोपियन यूनियन के लिए जो यूरो है, उस यूरो को कंट्रोल करना, उसको और ज़्यादा बढ़ाने पे ध्यान देना, ये इसका यूरोपियन सेंट्रल बैंक का काम रहता है यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग। उम्मीद है ये समझे होंगे आप। कोर्ट ऑफ जस्टिस में यस मधु, इसमें भी जैसे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो आपका ICJ होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो किस प्रकार से जैसे इलेक्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो यूरोपियन यूनियन के लिए जो न्यायालय बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है, उसमें जो यूरोपियन यूनियन के तमाम कंट्रीज है वो मिलकर के यहाँ पे शामिल होते हैं और वो डिसाइड करते हैं। जो लीडर्स यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे मिलकर के किसी एक कंट्रीज के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे उसका मेन जो न्यायाधीश है वो बनाया जाता है। किसमें मधु में समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा, कोर्ट में देखिए, कोर्ट में वो डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से, इसके लिए कोई फिक्स बाइंडिंग नहीं है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए फिक्स हो रखा है भाई 34 है वो जज होने चाहिए, कानून बना रखा है, वैसे यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। ये अपने हिसाब से जितना उनको लगे कि ज़्यादा ज़रूरत है उस हिसाब से ये बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसकी गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दूसरे कंट्रीज़ का कोर्ट है। हमें जो डीपली नॉलेज है वो अपने सुप्रीम कोर्ट, अपने देश के जो कंट्रीज़ के हाई कोर्ट है उसके बारे में ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। तो इस कोर्ट में कितने जज है ये डिसाइड इस यूरोपियन यूनियन के अलग अलग कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो मिलकर के करते हैं। आई होप मधु आप समझे होंगे। ओके, क्योंकि मधु ये जो यूरोपियन यूनियन का जो कोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इसकी गहराई में जाके स्टडी करें। हमारे लिए जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, क्रिमिनल कोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए फिर हम अब आगे डिस्कस करते हैं। ये 5 जो इसके पार्ट हैं उनके बारे में हमने समझा है, अब आगे की डिस्कशन हम करते हैं। एक बार हम जो इसके अलग अलग जो पार्ट है, जो ब्रांच है, उनके बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसके फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर में हमने समझा है
जो 5 अलग अलग इसके ब्रांच है वो है यूरोपीय काउंसिल, फिर है यूरोपीय पार्लियामेंट, और नंबर 3 इसमें हमने डिस्कस किया है यूरोपीय कमीशन, जो कि पार्लियामेंट जो जितने भी कानून बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उनको लागू करने का काम करती है। फिर यूरोपीय न्यायालय, और नंबर 5 है यूरोपीय सेंट्रल बैंक। अब इनके नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि इनका काम क्या है। निश्चित रूप से ये यूरोपियन यूनियन की ब्रांच है, अलग अलग इसकी बॉडीज है, तो ये केवल यूरोपियन यूनियन के लिए ही काम करती है। अब जैसे ये पार्लियामेंट है, यूरोपियन संसद है, तो वो निश्चित रूप से यूरोपियन यूनियन के लिए कानून बनाने का काम करेगी। वैसे ही यूरोपियन न्यायालय है, तो ये यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग ही कानून बनाने का काम करेगा। मधु, आपका कमेंट है सर, क्या इंटरनेशनल लेवल पर अलग से आर्टिकल्स होते हैं? देखिए मधु, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस किए गए हैं, इसके लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक होती है आपकी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, जो कि आपका जो न्यायालय है, सॉरी, जो आपका विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो उसके रिगार्डिंग काम करती है। और दूसरा होता है इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग जो आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज है, जिसके रिगार्डिंग हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अलग अलग कंट्रीज की यात्राएं करते रहते हैं। आर्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके रिगार्डिंग कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि किस प्रकार से संबंध है वो बनाए जाएंगे। लेकिन 2 चीज़ें ज़रूरी हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज जिसके रिगार्डिंग किसी भी कंट्री के जो लीडर्स है वो दूसरे कंट्री में यात्राएं करते रहते हैं, और दूसरा है फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, जो डिसाइड करती है कि विदेशों के साथ किस प्रकार से संबंध है वो हमारे देश के रहेंगे। तो इन 2 चीज़ों के बारे में हम आगे की जो अगली यूनिट है फॉरेन पॉलिसी, उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है मधु आप समझे होंगे। तो हमने ये जो इसके 5 पार्ट हैं, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन न्यायालय, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और यूरोपियन काउंसिल, और यूरोपियन पार्लियामेंट, इसके बारे में हमने बेसिक डिस्कस किया है। आगे हम समझते हैं इसके जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, और इसकी जो नीतियाँ किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में। ये हमने स्ट्रक्चर समझा है, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझा हमने, यूरोपियन यूनियन क्या होता है, कितने कंट्रीज है, उसका मैप के थ्रू हमने फोटोज देखी। फिर उसके बाद में हमने अलग अलग इसके जो पार्ट है वो समझे हैं, और अब हम इसकी जो उद्देश्य है उनके बारे में समझेंगे। तो देखिए, पहला है आर्थिक सहयोग। पहला मोटिव है यूरोपियन यूनियन का कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बीच में आपस में इकोनॉमिकल कोऑपरेशन बना रहे, आर्थिक सहयोग बना रहे, एक दूसरे की वो आर्थिक रूप से मदद करते रहे, उनके बीच में ट्रेड है वो आसानी से होता रहे, उनके बीच में इन्वेस्टमेंट है, निवेश है वो बढ़ता रहे। तो पहला उद्देश्य यही है, आर्थिक सहयोग, जिसमें व्यापार को बढ़ावा देने का काम किया जाता है, निवेश को बढ़ाने का काम किया जाता है, और एक दूसरे की आर्थिक रूप से मदद की जाती है इस यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए। अगला है इसका सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग। इस यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बीच में सामाजिक सहयोग बढ़ाना। सामाजिक सहयोग का मतलब है अलग अलग कंट्रीज है, टोटल 27 कंट्रीज है, उन कंट्रीज के जो उनकी समस्याएं हैं, जैसे गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, उनके समाधान के लिए मिलकर के काम करना, और उन अलग अलग कंट्रीज की जो आपकी सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है, जैसे किसी इस यूरोपियन यूनियन में जैसे टोटल 27 कंट्रीज है। अब इनमें से किसी कंट्री का जैसे खान पान अच्छा है, इसमें से किसी कंट्री का जैसे पहनावा अच्छा है, किसी कंट्री की जैसे मूवीज अच्छी है, तो इस सांस्कृतिक डेवलपमेंट को आपस में बढ़ाने का काम करना
और जो सामाजिक समस्याएं हैं यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के बीच में, जैसे किसी कंट्री में अगर भूखमरी की समस्या है, किसी में गरीबी की समस्या है, किसी में रोजगार की समस्या है, उन समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच के रूप में सभी कंट्रीज है वो मिलकर के काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना। तो ये दूसरा मोटिव है यूरोपियन यूनियन का। तीसरा मोटिव हम समझते हैं। फर्स्ट हमने आर्थिक सहयोग समझा, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग, और तीसरा जो इसका मोटिव है वो हम समझते हैं। तीसरा है विदेश नीति और सुरक्षा। विदेश नीति और सुरक्षा का मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन के जो तमाम कंट्रीज हैं उन कंट्रीज की जो अलग अलग जो इनके अलावा जो पड़ोसी देश है, उन पड़ोसी देशों के साथ उनकी विदेश नीति किस प्रकार से, उनके जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस प्रकार से और मजबूत हो सके। आपस में जो 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के, उनके बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो मजबूत किस प्रकार से हो सके। बाउंड्रीज को लेकर उनके बीच में जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को, विवाद को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है और उनके संबंध को बेहतर बनाया जा सकता है। सुरक्षा को लेकर के और विदेशी संबंधों के मामले में सहयोग बढ़ाने का इनका मोटिव है यूरोपियन यूनियन का। ये नंबर 4 हमने, नंबर 3 इसका मोटिव समझा। नंबर 4 है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। क्लाइमेट चेंज का मामला है वो अभी पूरे ग्लोबल लेवल पे काफी अधिक उभर कर सामने आ रहा है, जिसके रिगार्डिंग जो आपका कार्बन उत्सर्जन है वो बढ़ रहा है, पोल्यूशन है वो देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कार्बन बढ़ता है उसकी वजह से जो आपकी गर्मी बढ़ती है, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, उसकी वजह से जैसे जो आपके हिमपात है, जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है, जो ग्लेशियर्स है वो पिघलते हैं तो फिर बाढ़ आती है, बाढ़ की समस्या होती है। कभी कभी बारिश नहीं होती है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो सूखे का सामना करना पड़ता है, फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। तो ये जो अलग अलग 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के, इन कंट्रीज का मुख्य उद्देश्य ये रहता है, एक साथ आते हैं, एक मंच पे बैठते हैं, इनके लीडर्स डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हम प्रयास करें कि क्लाइमेट चेंज है वो ग्लोबल लेवल पे कम हो सके, जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से कर सके। तो उसी के रिगार्डिंग ये अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग एग्रीमेंट करते हैं ताकि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट किया जा सके एक साथ मिल करके। तो ये अगला इनका मोटिव है, नंबर 4। तो ये हमने 4 उद्देश्य देखे हैं यूरोपियन यूनियन के। एक बार वापिस हम समझते हैं। नंबर फर्स्ट हमने देखा आर्थिक सहयोग, जो 27 अलग अलग जो कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, उनके बीच में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था सामाजिक और जो सांस्कृतिक सहयोग है उसको बढ़ाना और सामाजिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट करना। तीसरा उद्देश्य हमने ये समझा है इसमें विदेश नीति और सुरक्षा, किस प्रकार से जो 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के, उनके बीच में आपस में इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस प्रकार से मजबूत किए जा सकते हैं, उनकी सुरक्षा है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसका मोटिव है। नंबर 4 हमने समझा है किस प्रकार से ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट चेंज और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन प्रॉब्लम्स को सभी एक साथ मिलकर के किस प्रकार से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये इसके 4 मेन जो मोटिव है वो हमने डिस्कस किए हैं। अब आगे हम समझते हैं। अब हम इसका इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। यूरोपियन यूनियन जो 27 कंट्रीज है यूरोप के अलग अलग, जो मिलकर के एक साथ एक मंच पे आए हैं और उन्होंने जो काम किया है, जो एक संघ बनाया है, यूनियन बनाया है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है।
तो उसके महत्व में हम समझते हैं। सबसे पहले महत्व समझेंगे, फिर जो चैलेंजेज है यूरोपियन यूनियन के सामने देखने को मिल रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। चैलेंज, महत्व या फिर इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहला है शांति और स्थिरता। जब ये यूरोपियन यूनियन में टोटल यूरोप के जो अलग अलग कंट्रीज सामने आए, 27 कंट्रीज, और एक साथ मिलकर के एक यूनियन के रूप में जब काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से शांति है और स्थिरता है वो देखने को मिल रही है। यूरोप महाद्वीप में जो अलग अलग कंट्रीज है वहाँ पे जैसे कभी कभी क्राइसिस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी जो आपका रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया का कुछ पार्ट है वो यूरोप में है और कुछ पार्ट एशिया में है। तो इस प्रकार से जैसे कि आपका अलग अलग जो इसमें जैसे फ्रांस है, तंजानिया है, जैसे हमने अलग अलग इसके जितने भी कंट्रीज देखे उनके बीच में काफी डिस्प्यूट या छिटपुट वॉर है वो चलते रहते हैं। तो उनमें एक साथ जब एक मंच पे आए तो इन्होंने आपस में अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो वाद विवाद या फिर डिस्प्यूट देखने को मिल रहा था उसमें इन्होंने एक दूसरे से समझौता करवाने का प्रयास किया, तो वहां पे उसकी वजह से फिर शांति स्थापित हो पाई है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस यही है कि ये सहयोग और शांति स्थापित करने में इसने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, यूरोपियन यूनियन ने। दूसरा इसका यह है वैश्विक प्रभाव। जब एक साथ मिलकर के, जैसे कि वो हमने एक कहानी सुनी थी कि 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, अलग अलग लकड़ी के टुकड़ों को जब हम एक साथ जोड़ दे तो वो मजबूत बन जाती है, उसका प्रभाव, उसकी पावर ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे ही जब ग्लोबल लेवल पे इतने कंट्रीज है किसी भी महाद्वीप के, वो एक साथ आए हैं एक ग्रुप के रूप में, तो निश्चित रूप से ग्लोबल लेवल पे उनकी बात को, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको काफ़ी गहराई से सुना जा रहा है। जितने भी इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, वहाँ पे इनकी बातों को काफ़ी सीरियस तरीके से लिया जा रहा है और मजबूती दी जा रही है। तो यह है इसका वैश्विक प्रभाव, ग्लोबल इफेक्ट। अगला इसका इंपॉर्टेंस ये है आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। यूरोपियन यूनियन की वजह से जो 27 अलग अलग कंट्रीज एक ग्रुप के रूप में सामने आए, तो उसकी वजह से जो 27 अलग अलग कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड है वो आसानी से होने लग गया। ट्रेड को लेकर के जो डिस्प्यूट थे वो समाप्त हो गए। अलग अलग कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आने लग गई, इनके बीच में इकोनॉमिकल कोऑपरेशन है वो इसकी वजह से बढ़ने लग गया। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंस है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कैसे हुआ? क्योंकि ट्रेड है, ट्रेड के लिए जो पहले रुकावटें या प्रॉब्लम्स आ रही थी अलग अलग कंट्रीज के बीच में यूरोप महाद्वीप में, वो एक साथ मिलकर के आए, तो उन्होंने उसके लिए समस्याओं का समाधान किया मिलकर के। तो उसकी वजह से फिर व्यापार है वो आसानी से होने लग गया, और जब व्यापार होता है तो निश्चित रूप से किसी भी देश का है वो आर्थिक डेवलपमेंट होता है, और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी आने लगी। और व्यापार और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर के जो यूरोपियन यूनियन के अलग अलग कंट्रीज है वहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या फिर आर्थिक विकास किया है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये 3 हमने इसके इंपॉर्टेंस देखे हैं बड़े तौर पे। पहला शांति और स्थिरता, दूसरा है ग्लोबल लेवल पे इसका प्रभाव है, इसकी बातों को सीरियस तरीके से लिया जा रहा है, मजबूती से सुना जा रहा है। और नंबर 3 देखा हमने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ये इसके 3 इंपॉर्टेंस हो गए यूरोपियन यूनियन के। यूरोपियन यूनियन की वजह से ये सारी चीजें हुई है। अब इसके जो चैलेंजेस है उसको हम समझते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो कि यूरोपियन यूनियन को झेलने को मिल रही है, उसके सामने देखने को मिल रही है। तो पहला है ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्या है? ब्रेग्जिट का मतलब यह है कि ये जो आपका जैसे यूरोपियन यूनियन है और इसमें अभी जैसे पहले जैसे अभी 27 थे, पहले टोटल 28 थे कंट्रीज, ठीक है। अब वर्ष 2020 में क्या हुआ कि जो आपका जो ब्रिटेन है वो इससे इन्होंने कहा कि हमें इसके साथ नहीं रहना है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमें एक ग्रुप में नहीं रहना है, हमें इससे अलग जाना है, हमें इससे बाहर निकलना है ताकि हम
हमारे हिसाब से हमारे देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सके, हमारे हिसाब से हमारे लिए हमारे देश में शांति स्थापित कर सके, हम इस यूरोपियन यूनियन के ग्रुप से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने वर्ष 2020 में ब्रिटेन है वो यहाँ से बाहर निकल गया। पहले 28 कंट्रीज थे, अब 27 रह गए। तो वर्ष 2020 की ये घटना जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में से जो ब्रिटेन है वो अलग होकर के बाहर निकल गया, इसी बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रेक्जिट की प्रोसेस है वो 2020 में हुई थी। इससे पहले टोटल 28 थे, वो ब्रिटेन बाहर निकल गया, तो अब 27 मेंबर है। तो ये एक चैलेंज है, जैसे कि ब्रेक्जिट की प्रोसेस हुई और इसके रिगार्डिंग ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला। तो अब अगर किसी ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति है वो बाहर निकलता है तो दूसरे व्यक्ति को भी उससे बढ़ावा मिलता है, उसको भी लगता है कुछ ना कुछ इस ग्रुप में प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ कमी है, इसकी वजह से ये मेंबर है वो यहाँ से बाहर गया है। तो फिर एकता जो यूनिटी बनी हुई थी वो उसको अब चैलेंज देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति बाहर निकला है तो उसकी वजह से भविष्य में अब और भी अलग अलग कंट्रीज है वो भी उससे बाहर निकल सकते हैं। तो फाइनली ये जो यूरोपियन यूनियन है वो टूट सकता है, वो उसके टुकड़े हो सकते हैं। जितनी मजबूती से वो अब एक साथ ग्रुप के रूप में है, यूनियन के रूप में, उसका अस्तित्व भविष्य में समाप्त हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है इसकी एकता को लेकर के, यूरोपियन यूनियन की लेकर के, ब्रेक्जिट जैसी घटना के कारण। तो ये पहला चैलेंज बना हुआ है। दूसरा है आर्थिक असमानता। अब यूरोपियन यूनियन में हमने देखा कि काफी पैसे वाले कंट्रीज भी है और काफी गरीब कंट्रीज भी है, टोटल 27 कंट्रीज है। तो इसकी वजह से आर्थिक रूप से इन कंट्रीज के बीच में, जितने भी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में हैं, उनके बीच में असमानता देखने को मिलती है। अब अगर असमानता है, आपके साथ में एक ग्रुप में अगर कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति बैठा हुआ है और एक बहुत गरीब बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से उनके बीच में कुछ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। कुछ एक अंदर से ऐसा रहेगा कि यार हम कमजोर है इसके सामने, और एक है वो अपने आप को काफी शक्तिशाली समझेगा। तो ये जो आर्थिक असमानता है उसकी वजह से भी यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग चैलेंज है या फिर चुनौतियां देखने को मिलती है। कोई कंट्री है वो काफी अमीर है, काफी शक्तिशाली है, और कोई कंट्री है वो इसमें वो काफी कमजोर है। तो ये जो आर्थिक रूप से असमानता है वो एक चैलेंज बना हुआ है। तीसरी है चैलेंज इसके रिगार्डिंग आप्रवासन और शरणार्थी संकट। आप्रवासन का मतलब है कि इस यूरोपियन यूनियन में जो अभी टोटल 27 कंट्रीज शामिल है, इसमें से कुछ जो अलग अलग कंट्रीज है जो कि यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है और अलग अलग महाद्वीपों के, जैसे कि एशिया महाद्वीप के कुछ कंट्रीज है, आपके अफ्रीका महाद्वीप के कुछ कंट्रीज है, वहां के जो निवासी है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन के जो तमाम कंट्रीज के जो जनसंख्या है उसके अलावा अब वहां पे अलग अलग जो कंट्रीज है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के, वहां की जो पॉपुलेशन है वो भी अब यूरोपियन यूनियन की जो अलग अलग कंट्रीज है वहां पे आ रही है। उसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन है उसका दबाव बढ़ रहा है। एक छोटे से एरिया में अलग अलग कंट्रीज से अगर अलग अलग एरिया से ज्यादा लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा। वहां पे रहने के लिए जगह कम है किंतु लोग वहां पे ज्यादा आ रहे। तो ये अप्रवासी मतलब आने वाले जो प्रवासी है उनको लेकर के चैलेंज बढ़ रहा है, क्योंकि उनके रहने की जो व्यवस्था है वो काफी मुश्किल हो रही है। कम एरिया है लेकिन लोग ज्यादा आ रहे। दूसरा है आपका शरणार्थी संकट। शरणार्थी संकट का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन के जो तमाम कंट्रीज है वहां पे कुछ अलग अलग कंट्रीज के लोग, जिनको उस कंट्री के किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर वहां की सरकार या फिर वहां की किसी धार्मिक समुदाय के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया गया है और उसको वहां पे खतरा महसूस हो रहा था, उसकी वजह से या फिर वो स्वयं उस स्थान को छोड़ करके बाहर आ गया और वो यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट इस यूरोपियन यूनियन में जो तमाम कंट्रीज है वहां पे। तो ये एक प्रकार से जो शरणार्थियों के लिए भी संकट बना हुआ है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के जो शरणार्थी है वो यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोग तो केवल जॉब के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग शरणार्थी के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब कम एरिया में इतनी पॉपुलेशन आएगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा
और उसकी वजह से फिर वहाँ पे और अलग अलग जैसे दंगे हैं या फिर रोजगार को लेकर जो समस्याएं हैं वो समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो आप्रवासन और शरणार्थियों का जो संकट है वो भी यूरोपियन यूनियन के जो अलग अलग कंट्रीज है उनके लिए चैलेंज बना हुआ है। अगला है रूस यूक्रेन संघर्ष। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, रूस का कुछ पार्ट है वो एशिया महाद्वीप में और कुछ पार्ट है वो यूरोप महाद्वीप में। तो अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर देखने को मिल रहा है तो ये भी एक प्रकार से चैलेंज बना हुआ है इस आपके यूरोपियन संघ या फिर यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि ये रूस भी एक प्रकार से इसका पार्ट है इसीलिए। तो आई होप आप ये इसके जो चैलेंज है उनको आप सभी विद्यार्थी समझे होंगे। एक बार वापस अगर डिस्कस करें, पहला है ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट की वजह से जैसे जिस प्रकार से जो आपका ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला, तो अब इसके अलग अलग मेंबर है, कंट्री है, वो भी बाहर निकल सकते हैं और लास्ट में ये एक टूट सकता है, इसके टुकड़े हो सकते हैं। तो इसकी एकता यूनिटी को लेकर के चैलेंज बन रहा है। दूसरा है आर्थिक असमानता। कुछ कंट्रीज है वो ज्यादा पैसे वाले, कुछ कम पैसे वाले, तो इसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है। तीसरा आप्रवासी और शरणार्थी, अलग अलग कंट्रीज के बाहर वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे आके बस रही है, उसकी वजह से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, उसकी वजह से रोजगार और जो आपके वहाँ पे रहने की समस्याएं हो रही है, तो ये भी चैलेंज है। और नंबर फोर्थ हमने समझा कि रूस और यूक्रेन का जिस प्रकार से वॉर देखने को मिल रहा है उसी प्रकार से अगर यूरोपियन यूनियन के जो अलग अलग कंट्रीज है उनके बीच में भी वॉर देखने को मिल सकता है, जो कि इसके लिए निश्चित रूप से एक चैलेंज है। तो इन चैलेंज को अगर सॉर्ट आउट किया जाएगा तो निश्चित रूप से यूरोपियन यूनियन है वो और बेहतर या फिर मजबूत तरीके से काम कर पाएगा। तो ये तमाम चीजें हमने यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग डिस्कस की है। आई होप आप सभी विद्यार्थी समझे होंगे। अब हम दूसरा जो ग्रुप है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ, उसके बारे में हम समझेंगे। तो जिस प्रकार से हमने यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग तमाम चीजें डिस्कस की है, पहले उसका इंट्रोडक्शन देखा, इमेज के द्वारा हमने कौन कौन से मेंबर इसमें शामिल है वो फोटो देखी, वैसे ही हम यहाँ पे फोटो देख रहे हैं। इस फोटो में आप सभी विद्यार्थी देख पा रहे होंगे कि जो यूरोप महाद्वीप है उस यूरोप महाद्वीप के टोटल 55 कंट्रीज है। जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन में यूरोप महाद्वीप के अलग अलग जो 27 कंट्रीज है वो आकर के एक ग्रुप के रूप में आ रहे हैं, वैसे ही आपका जो अफ्रीकन महाद्वीप है वहां पर भी टोटल 55 कंट्रीज है वो मिलकर के एक ग्रुप के रूप में सामने आ रहे हैं और उन्होंने एक यूनियन बनाया है, उसी को अफ्रीकन यूनियन के नाम से जाना जाता है। उसकी स्थापना हुई थी यूरोपियन यूनियन की वर्ष 1993 में maastricht ट्रीटी के रिगार्डिंग, और जो आपका अफ्रीकन यूनियन है इसकी स्थापना हुई थी आपके वर्ष 2002 में। अब तमाम चीजें उसी के जैसे हम समझेंगे, जैसे उस अफ्रीकन यूरोपियन यूनियन में हमने समझा था, उद्देश्य समझे हमने, इसकी जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग ब्रांचेस थी वो हमने समझी, इसके जो मोटिव है उसके जो चैलेंज है तमाम चीजें हमने समझी। वैसे ही हम अफ्रीकन यूनियन के रिगार्डिंग भी पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम समझेंगे, फिर इसके जो फंक्शंस है उनको देखेंगे और लास्ट में जो चैलेंजेस है उनको हम समझने का प्रयास करेंगे अफ्रीकन यूनियन के रिगार्डिंग। तो यहाँ तक की डिस्कशन में किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट करके पूछे, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। एक बार ये जो मैप में जो जितने भी कंट्रीज है अफ्रीकन यूनियन के रिगार्डिंग हम आगे की इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले, तो ये मैप आप सभी विद्यार्थियों के सामने आपको निश्चित रूप से दिख रहा होगा। तो इसमें जो जितने भी कंट्रीज है उसको आप एक बार देखने का प्रयास करें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अफ्रीकन यूनियन में कितने कंट्रीज है, कौन कौन से कंट्रीज है वो इसमें इंक्लूड है। कितने हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया, 55 है, लेकिन कौन कौन से है वो एक बार आप यहाँ जरूर देखें।
तो देखिए अब इसमें एक बार अगर देखें तो जैसे आपके नाइजर है, ये चाड है, ये आपके जैसे इजिप्ट है, अल्जीरिया है, या आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जैसे आपके जाम्बिया है, सोमालिया है, तंजानिया है, केन्या है, इथोपिया है, ये अलग अलग आपके 55 कंट्रीज है वो इसमें शामिल है। सर अफ्रीकन कंट्री का यूनियन में होने का क्या है? मैं जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन में हमने समझा कि अलग अलग यूरोप के कंट्रीज है वो एक साथ एक यूनियन बना के साथ में आए हैं, तो उनको ग्लोबल लेवल पे एक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। उनकी बातों को एक तो एक अकेला प्रश्न रहता है, एक सिंगल आदमी रहता है, और एक है वो 10 आदमी एक साथ मिलकर के किसी प्रॉब्लम के लिए एक साथ आते हैं, तो निश्चित रूप से जो 10 आदमी आ रहे हैं उनकी बात को काफ़ी गहराई से सुना जाएगा। तो वैसे ही जो अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज हैं जो कि कम डेवलप है, वो एक साथ आकर के उन्होंने अपना एक यूनियन बना लिया। अब उन्होंने यूनियन बना लिया तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल लेवल पे अलग अलग जो शक्तिशाली कंट्रीज है जैसे अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, वो उनकी बातों को काफ़ी गहराई से सुनेंगे, उनकी बातों को तवज्जो देंगे। तो यही उनका रीज़न है। और दूसरा इनका मोटिव है कि जब एक साथ आएंगे तो उसकी वजह से इनके बीच में, अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेकर के जो प्रॉब्लम्स रहती है वो प्रॉब्लम से वो दूर हो जाएगी। इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई बाउंड्री को लेकर कोई डिस्प्यूट रहता है तो वो डिस्प्यूट है वो एक साथ जब एक मंच पे आकर के वो उस पर डिस्कशन करेंगे तो निश्चित रूप से वो डिस्प्यूट है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये अलग अलग जो आपके ग्रुप है वो देखने को मिलते हैं, इनका यही मोटिव रहता है। तो देखिए अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो अफ्रीकन यूनियन है वो भी अफ्रीका के अलग अलग टोटल 55 कंट्रीज को मिलाकर के एक ग्रुप बना हुआ है, और इसी अफ्रीकन यूनियन का मोटिव भी वही है कि अलग अलग जो इसमें कंट्रीज है उन कंट्रीज के बीच में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, उनके बीच में सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको बढ़ाना, आर्थिक जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना और शांति स्थापित करना, ये इस अफ्रीकन यूनियन का मेन मोटिव है, जिसमें अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज शामिल है और इसमें टोटल 55 कंट्रीज शामिल है। इसकी स्थापना है वो वर्ष 2002 में हुई थी। वैसे तो 2001 में हो गया था, किंतु ऑफिशियल रूप से इसकी स्थापना है वो वर्ष 2002 में मानी जाती है। अब इसके बारे में डिटेल से इसके जो उद्देश्य हैं उनको हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। तो पहला इसमें अगर बात करें स्ट्रक्चर के रूप में जो पार्ट है वो है अफ्रीकी संघ सम्मेलन। अफ्रीकी संघ सम्मेलन ये अफ्रीकन जो यूनियन है, मधु सर किसने की? अच्छा, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना अफ्रीका के जो अलग अलग कंट्रीज हैं उन सब ने मिलकर के इस अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की है। क्योंकि उनको आपस में एक साथ मिलकर के जो ट्रेड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट थे उनका समाधान करना था। एक साथ इसलिए आ गए ताकि ग्लोबल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी बातों को सीरियस तरीके से सुने, उनके बीच में शांति स्थापित हो पाए। अलग अलग जो जैसे अफ्रीकन यूनियन में जो कंट्रीज है उनके बीच में काफ़ी जो बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, चिटपुट इनके बीच में युद्ध देखने को मिलते हैं। तो अगर एक यूनियन के रूप में ये एक साथ में आएंगे तो इनके बीच में ये आपस में ही अपने जो डिस्प्यूट हैं उनको समाप्त कर लेंगे, आपस में बातचीत के द्वारा जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यही रीजन है। तो पहला है इसमें अफ्रीकी संघ सम्मेलन। विद्यार्थी ये सेम वैसे ही है जैसे यूरोपियन यूनियन है। उसका मोटिव क्या था वो हमने डिस्कस किया था। उसका जो जैसे उसकी स्थापना वो 1993 में हुई थी, इसकी स्थापना वो वर्ष 2002 में हुई थी। बाकी इसके मोटिव सेम वही है, प्रॉब्लम्स भी लगभग वही है, उसके जो इसकी जो अचीवमेंट थी वो भी सेम वही है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का जो आपका महाद्वीप के जो अलग अलग कंट्रीज है उनके द्वारा एक साथ मिलकर के बनाया गया यूनियन है। जिस प्रकार से आपका यूरोपियन यूनियन था वैसे ही अफ्रीकन यूनियन है। तो लगभग सिमिलर चीजें देखने को मिलेगी। फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो पहला इसका जो
पार्ट है अफ्रीकन यूनियन का वो है आपका अफ्रीकी संघ सम्मेलन। अफ्रीकी संघ सम्मेलन ये भी बड़े लेवल पे अलग अलग कंट्रीज जो इसमें शामिल है उनके अलग अलग लीडर्स का एक सम्मेलन है, एक ग्रुप है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग या फिर पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। अलग अलग लीडर्स है वो यहाँ पे आते हैं, अलग अलग कंट्रीज जो जितने भी कंट्रीज इस अफ्रीकन यूनियन में शामिल है वो एक साथ बैठते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं इसके रिगार्डिंग और जो अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं वो यहाँ पे होता है अफ्रीकी संघ सम्मेलन। दूसरा है आपका अफ्रीकी संघ आयोग। अफ्रीकी संघ आयोग, अफ्रीकन यूनियन कमीशन। अफ्रीकन यूनियन में जो आपके अलग अलग जो पॉलिसीज बनती है, जो कानून बनते हैं, उनको लागू करने का काम है वो इस अफ्रीकन यूनियन का, अफ्रीकन यूनियन का जो कमीशन है, अफ्रीकी संघ आयोग, इसका रहता है। ये एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहती है जो तमाम पॉलिसीज है उनको लागू करती है, नीतियों को लागू करती है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया अफ्रीकी संघ आयोग। तीसरा है अफ्रीकी संसद, अफ्रीकन पार्लियामेंट। तो ये भी वैसे ही है, इस अफ्रीकन यूनियन में अलग अलग कंट्रीज है, उनके लीडर्स यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे कानून बनाने का काम करते हैं, बजट बनाने का काम करते हैं, ताकि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको पैसों की कमी ना हो, वो अपने जो प्रोजेक्ट है, जो स्कीम्स है उनको अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। कानून बनाने का काम, बजट बनाने का काम वो अफ्रीकन पार्लियामेंट है जो कि अफ्रीकन यूनियन का एक पार्ट है, वहां पे होता है। और इस पार्लियामेंट में इस अफ्रीकन यूनियन के अलग अलग कंट्रीज के जो लीडर्स है वो यहाँ पे शामिल होते हैं। नंबर 4 इसका जो पार्ट है उसके बारे में हम समझते हैं। नंबर 4 है शांति और सुरक्षा परिषद। तो अफ्रीकन यूनियन में ये अलग से एक ब्रांच है। यहाँ पे जैसा कि इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, इसका काम रहता है कि अफ्रीकन यूनियन में अलग अलग कंट्रीज है जितने भी टोटल, उन कंट्रीज के बीच में शांति स्थापित करना, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट ना हो जाए, बाउंड्री को लेकर कोई डिस्प्यूट है या फिर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद है, उसको सॉर्ट आउट करने का काम इस वाली ब्रांच का रहता है जिसका नाम है शांति और सुरक्षा परिषद। ये शांति स्थापित करने और सुरक्षा को बनाए रखने का काम करती है अफ्रीकन यूनियन में। अगला नंबर 5 जो इसका पार्ट है वो है अफ्रीकी न्याय और मानवाधिकार न्यायालय। इसका काम भी वही है, अफ्रीकन यूनियन के अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वहां पे जस्टिस या फिर न्याय करने का काम है वो अफ्रीकन ये न्यायालय करता है और शांति स्थापित करने का काम भी यही करता है। अफ्रीकन यूनियन के अलग अलग कंट्रीज के लोगों का अगर मानवाधिकार, उनके ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये काम करता है अफ्रीकन यूनियन का जो कोर्ट है वो फैसले सुनाने का काम करता है। तो ये हो गया अफ्रीकी न्याय और मानवाधिकार न्यायालय। अगला है आपका अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। अफ्रीकन यूनियन में जो 55 कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को में से किसी भी कंट्री को अगर उनके प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार के पैसों की कोई कमी हो रही है तो उनको लोन अवेलेबल करवाने का काम करता है ये। जो इसके जो अफ्रीकन यूनियन के जो बजट है उसमें ये पैसा देने का काम करता है और आर्थिक विकास के लिए ये अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक काम करता है। तो ये इसके अलग अलग पार्ट हो गए अफ्रीकन यूनियन के, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में थे। एक बार अगर वापस हम देखें इसके कौन कौन से पार्ट हमने देखे, तो सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन में हमने समझा था अफ्रीकी परिषद, अफ्रीकी संघ सम्मेलन, सबसे पहला पार्ट इसका देखा है। फिर हमने सेकंड पार्ट है वो इसका जो अफ्रीकी संघ आयोग है, अफ्रीकन यूनियन कमीशन, वो देखा। नंबर 3 है वो अफ्रीकन संसद या फिर अफ्रीकन पार्लियामेंट देखा है। नंबर 4 इसका हमने जो पार्ट है, जो ब्रांच है, वो हमने देखी शांति और सुरक्षा परिषद। नंबर 5 है अफ्रीकी न्याय और मानवाधिकार आयोग और नंबर 6 हमने देखा अफ्रीकी विकास बैंक। इनके नाम से ही आप सभी विद्यार्थी हैं वो आइडिया लगा सकते हैं, जैसा इनका नाम है वैसा ये कार्य करते हैं। अब हम इसके जो उद्देश्य हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। अफ्रीकन यूनियन का उद्देश्य क्या है जिसकी वजह से ये स्थापित हुआ था? तो इसमें पहला उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण करना। जो अफ्रीकन यूनियन है जिसमें 55 कंट्रीज हैं, उन अलग अलग कंट्रीज के बीच में आर्थिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण का मतलब है उनके बीच में ट्रेड को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना
और उनके बीच में राजनीतिक स्थिरता का विकास करना इसका पहला मोटिव है। राजनीतिक स्थिरता का विकास कैसे होगा कि अलग अलग जितने भी कंट्रीज है इस अफ्रीकन यूनियन में, उनके बीच में अगर किसी भी प्रकार का कोई लीडर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, अलग अलग कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल रूप से कोई डिस्प्यूट है बाउंड्री को लेकर के या फिर किसी एग्रीमेंट को लेकर के, तो इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का काम। और दूसरा आर्थिक विकास का मतलब है ट्रेड को बढ़ावा देना और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से इसका पहला मोटिव रह गया कि अफ्रीकन यूनियन के तमाम कंट्रीज के बीच में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पहला मोटिव है। नंबर सेकंड इसका मोटिव यह है शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अफ्रीकन यूनियन के अलग अलग कंट्रीज है जिनके बीच में, जैसे सोमालिया जैसे जो कंट्रीज है वहां पे वॉर देखने को मिलते हैं, बाउंड्री को लेकर के वहां पे डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। तो वहां पे इस बाउंड्री वाली जो प्रॉब्लम्स रहती है अफ्रीकन यूनियन में अलग अलग कंट्रीज में, उसमें आपस में बैठ करके उस डिस्प्यूट को निपटाने का काम करता है ये अफ्रीकन यूनियन। और जो सुरक्षा को लेकर के उनको जो चिंताएं रहती है वहां पे ये एक साथ मिलकर के उस सुरक्षा वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। तो शांति और सुरक्षा स्थापित करना है उसका दूसरा मोटिव रह गया अफ्रीकन यूनियन का, इसके जो अलग अलग कंट्रीज है उनके बीच में। अगला इसका तीसरा मोटिव है मानवाधिकार और न्याय। मानवाधिकार और न्याय का मतलब है कि अफ्रीकन यूनियन में जो जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बीच में उन कंट्रीज में जो जितने भी आपके नागरिक रहते हैं, उन नागरिकों के किसी भी प्रकार के अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, जैसे कि 55 कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में जितने भी आपके नागरिक रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में, उन नागरिकों के अगर मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके लिए काम करता है और उनको जस्टिस मतलब न्याय दिलाने का काम ये अफ्रीकन यूनियन है वो करता है। तो ये इसका मोटिव रह गया। अगला मोटिव है इसका लोकतंत्र और शासन को बढ़ावा देना। अफ्रीकन यूनियन में जितने भी कंट्रीज शामिल है उनके बीच में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना ताकि लोकतंत्र है वो मजबूत हो सके, ये इसका मोटिव है। नंबर 6 इसका मोटिव है जातीय हिंसा और भेदभाव का अंत। जैसा कि अफ्रीका में जब गांधी जी थे तो वहां पे गोरे काले का जो भेदभाव है वो देखने को मिलता था। उसी के रिगार्डिंग महात्मा गांधी जी को ट्रेन से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। तो ये उसी टाइम से, उसी दौर से ये भेदभाव है वो अफ्रीकन कंट्रीज में चलता आ रहा है। काले गोरे का जो डिस्क्रिमिनेशन है तो वो आज भी विद्यमान है, आज भी वहां पे ये भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो उस जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अफ्रीका के जो अलग अलग कंट्रीज है उनके बीच में जो ये भेदभाव चल रहा है उसको एक साथ मिलकर के एक ग्रुप के रूप में समाप्त करना इसका मोटिव है अफ्रीकन यूनियन का। तो ये तमाम इसके उद्देश्य है वो हमने समझे हैं। अगला इसका मोटिव है सामाजिक और आर्थिक विकास। सामाजिक और आर्थिक का विकास का मतलब है अफ्रीकन यूनियन में अलग अलग कंट्रीज है उनके बीच में अगर गरीबी है, भूखमरी है, रोजगार की कोई समस्या है, इन समस्याओं का समाधान करना और जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना, ये इसका मोटिव है। अगला मोटिव है अंतर महाद्वीपीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अफ्रीकन यूनियन में जितने भी कंट्रीज हैं उनके अलावा अलग अलग जो आपके महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े कंट्रीज है जैसे कि आपका यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इनके बीच में इस अफ्रीकन यूनियन में जो जितने भी कंट्रीज हैं उनका कोऑपरेशन, सहयोग बढ़ाना और उनकी जो जान पहचान है उसको इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाने का काम है, ये इसका मोटिव है। तो ये हमने इसके उद्देश्य समझे हैं। तो यहाँ पे हमने इसके उद्देश्यों के बारे में डिस्कस किया। जनरल उद्देश्य है जो कि निश्चित रूप से किसी भी ग्रुप के होने भी चाहिए, जैसा कि हमने यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग समझा था वैसे ही अफ्रीकन यूनियन के हैं। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ट्रेड को बढ़ावा देना, आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना, जो शांति और सुरक्षा के लिए काम करना, ये इसके जनरल इसके मोटिव है अफ्रीकन यूनियन के। अब इसकी जो अचीवमेंट्स है उनको हम समझते हैं कि जब से अफ्रीकन यूनियन अपने अस्तित्व में आया है 2002 से, तब से इसने ऐसे कौन कौन से काम किए, उसकी वजह से इसकी जो उपलब्धियां है वो अचीवमेंट्स है वो देखने को मिलती है। तो पहली इसकी उपलब्धि ये है अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र।
अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब यह है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके जितने भी कंट्रीज है जो कि लगभग अफ्रीकन यूनियन में शामिल है, उन कंट्रीज के बीच में उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है जिसकी वजह से वहां पे फ्री ट्रेड है वो अलग अलग कंट्रीज के बीच में होता रहता है। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो आपका टैक्स वगैरह है, कर वगैरह वो नहीं लगता है। आसानी से फ्रीली अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो होता रहता है। तो निश्चित रूप से जब ट्रेड है वो अधिक मात्रा में होगा तो वहां पे डेवलपमेंट है वो भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो ये पहला इसका अचीवमेंट है, क्योंकि वर्ष 2018 में ये अफ्रीकन यूनियन ही एक ऐसा यूनियन था जिसने अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में सभी कंट्रीज को समझाने का प्रयास किया और उनके बीच में एक एग्रीमेंट करने का काम किया, जिस एग्रीमेंट का नाम था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज। तो उसकी वजह से अफ्रीकन यूनियन के तमाम कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और उसकी वजह से अब जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ट्रेड हो रहा है अच्छा खासा, क्योंकि वहां पे टैक्स है वो नहीं लगता है। तो ये एक पहला इसका अचीवमेंट देखने को मिलता है। दूसरा है शांति और सुरक्षा। इस अफ्रीकन यूनियन की वजह से जो अफ्रीकन यूनियन में अलग अलग कंट्रीज शामिल हुए तो एक छत के नीचे आए सभी लोग। तो पहले जो जितने भी कंट्रीज इसमें शामिल थे उनके बीच में बाउंड्री को लेकर के जो डिस्प्यूट होता था, छिटपुट जो युद्ध देखने को मिलता था, जैसे कि सोमालिया हो गया आपका, और सोमालिया के अलावा जो जैसे सूडान हो गया, इनके बीच में ज्यादातर डिस्प्यूट या फिर वॉर देखने को मिलता था। तो उसी को फिर ये जो आपका अफ्रीकन यूनियन है वो एक ग्रुप के रूप में सामने आया और इसकी वजह से फिर इनके बीच में शांति स्थापित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल इस अफ्रीकन यूनियन का देखने को मिला है। तो दूसरा इसका अचीवमेंट यह है, शांति और सुरक्षा स्थापित करने में एक इंपॉर्टेंस रोल रहा है अफ्रीकन यूनियन का। तीसरा इसका अचीवमेंट अगर आप समझे तो वो है जनता के अधिकारों की रक्षा करना, क्योंकि इसका मोटिव यही था। अफ्रीकन यूनियन के अलग अलग कंट्रीज हैं, उनके बीच में किसी भी कंट्रीज के अगर जो पॉपुलेशन है, जो नागरिक है, उनका अगर जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए ये अफ्रीकन यूनियन है वो एक्शन लेता है, कार्रवाई करता है। तो उसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज के जो निवासी है वहां पे उनके जो मानव अधिकार है उनकी सुरक्षा हो पाई है, तो उनको न्याय प्राप्त हो पाया है। तो ये इसकी तीसरी अचीवमेंट है। अफ्रीकन यूनियन के जो तमाम कंट्रीज हैं उनके जो नागरिक हैं उनके मानव अधिकारों की रक्षा हो पाई है और उनको जस्टिस मिल पाया है। अगली लास्ट इसकी अचीवमेंट अगर देखें तो वो है कोविड-19 के खिलाफ प्रतिक्रिया। कोविड-19 जब वर्ष 2020-21 में जब देखने को मिला था तो उस टाइम पीरियड में पूरे ग्लोबल लेवल पे निश्चित रूप से ये एक बड़ी महामारी देखने को मिली और पूरा जो ग्लोबल लेवल पे जितने भी कंट्रीज थे बड़े बड़े वो इससे प्रभावित थे। तो उसी में से अफ्रीका महाद्वीप है वो भी प्रभावित था। तो वहां पे अफ्रीकन यूनियन में जो अलग अलग कंट्रीज है वहां पर भी ये महामारी देखने को मिली थी। उस महामारी से मजबूती से लड़ने में इस अफ्रीकन यूनियन ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो ये तमाम इसकी अचीवमेंट देखने को मिलती है। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये तमाम चीजें हैं अफ्रीकन यूनियन के रिगार्डिंग अच्छे से समझ में आई होगी। हमने यहाँ पे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझा है। मैप के द्वारा हमने अफ्रीकन यूनियन की जो तमाम कंट्रीज है इंपॉर्टेंट उनको समझने का प्रयास किया। फिर इसकी जो अलग अलग स्ट्रक्चर हमने समझा जिसमें अलग अलग ब्रांचेस थी। फिर हमने इसके जो मोटिव थे, उद्देश्य थे, उनको हमने समझा और लास्ट में हमने इसकी जो अचीवमेंट है उनको हमने समझने का प्रयास किया है। तो बाकी की डिस्कशन है वो कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी वक्त हो चुका है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। आज तो कटिंग वटिंग करवा के आए हो।